हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका पंकज ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों पिछले दिन हम प्रश्न वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व किए। आज प्रश्नावली 1.2 जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यहाँ से आपके सिर्फ प्रश्नावली 1.2 से आपको जो है 5 नंबर के सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्नावली को समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो बच्चों आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ प्रश्नावली 1.2 का है। निम्नलिखित संख्याओं का आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल बिहार बोर्ड अब नहीं पूछता है। बच्चों हम बताते चलेंगे कि कौन सा सवाल ज्यादा वीवीआई है, कौन सा सवाल जो है आपके बिहार बोर्ड अब पूछना बंद कर दिया है। लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि आपके प्रश्नावली का ये पहला ही सवाल है। तो आते हैं, बनाते हैं पहला सवाल। तथा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम सॉल्यूशन करेंगे। सवाल है 140, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। 140 का गुणनखंड 2 से हम लगाएंगे और यहाँ 70 आता है। फिर 2 से करेंगे ये 35, फिर ये 5 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगाएंगे 1। यानी 140 को हम लिख सकते हैं 2, यहाँ 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी 2 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 5 गुने 7। यही हमारा आंसर है। ये सवाल बन चुका है। ये सवाल बिहार बोर्ड अब पूछना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को, इस सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस सारे सवाल को एक बार हम देखेंगे। सवाल है 156। ये क्वेश्चन 156 का गुणनखंड करना है हमें। 156 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो बच्चों 2 से लगाएंगे, 2 सत्ती 14, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18। उसके बाद फिर हमें 3 से लगाना है, 13 तिया 39, फिर 13 से लगाएंगे 1। यानी हमारा आंसर होगा 156 बराबर 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3 गुने 13। यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। अगला सवाल में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3825। हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। 3 से लगाने का नियम, 5 3 7, 7 8 15, 3 18, यानी 3 से ये लग रहा है तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यहाँ बच रहा 2, 3 सत्ती 21, 3 पचे 15। फिर हम चेक करते हैं 3 से ये लगता है कि नहीं। तो 3 से हम देखेंगे, 3 से अभी ये लग रहा है तो 3 से हम लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। फिर हम 3 से कोशिश करेंगे लगाने, तो 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 4 9 3 से करता है, 2 नहीं करता है। तो हम 5 से चेक करेंगे। 5 से 5 40 और 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, उसके बाद 17 पचे 85, यानी फिर 17 से हमें लगा देंगे। 17 एक अभाज्य संख्या इसलिए 17 से लगेगा 1। यानी हम लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यानी लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। यही हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 4 बनाएंगे यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4, 5005 का गुणनखंड करना है। हम 5 से लगाएंगे, 1 0 0 1 हो जाएगा। अब हम इसे प्रयास करेंगे आगे लगाने का। तो हम क्वेश्चन, अगर इसे हम 7 से लगाने का प्रयास करें तो 7 इकाई 7, यहाँ बच जाएगा 3, 7 इकाई 7 बच जाएगा यहाँ 3, चूँकि 5 से लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 7 से चेक करेंगे। 7 इकाई 7, यहाँ 3 7 चौक 28, उसके बाद 7 दूनी 7 या 21 बन चुका है।
अगर अब हम इसको 11 से चेक करेंगे, 11 इकाई 11, 11 तिया 33 यानी 13 से लगाएंगे 1, यानी 5005 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 5 गुने 5005 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही हमारा फाइनल जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट सवाल है। ऐसे सवाल को आप प्रयास करोगे बनाने का, क्योंकि ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में पूछना बंद कर दिया है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते। आपको इस प्रकार के सवाल बिहार बोर्ड में देखने के लिए कम मिलेगा। हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ये सवाल 2 नंबर आपके बिहार बोर्ड बार-बार पूछता है, तो इस सवाल को आप बड़ा ही ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछ सकता है। लिखेंगे 26 और 91 का पहला सवाल, पहला सॉल्यूशन हम करते हैं। 26 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 13 हो जाएगा, 13 से लगाएंगे 1, समझने का प्रयास करोगे। और फिर 91 का हम गुणनखंड करेंगे, ये 7 से लगेगा, 13 सती 91 और फिर 13 से लगेगा 1। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 26 को 26 2 गुने 13, इस प्रकार से 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। हम लिख सकते हैं 26 और 91 का एचसीएफ, जो दोनों में मिल रहा है वो हमारा एचसीएफ यानी 13 एचसीएफ है। फिर लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम, तो जो मिल रहा है उसे हम लिखेंगे, और जो इसमें नहीं मिला, 13 मिल रहा था 13 पहले लिख दिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है यानी 2 नहीं मिल रहा तो 2 को लिखेंगे। इसमें 7 नहीं मिल रहा तो 7 लिखेंगे, यानी हम 13 दूनी 26, 26 सत्ते 82 से 182, हमारा एलसीएम 182 आ गया। सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो हम इसको जांच भी करेंगे। ऐसे बनाने के बाद हम कॉपी में नीचे लिखेंगे इसे जांच, और जांच में हमें यहाँ लिखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या हमारे पास 26 है, दूसरी संख्या हमारे पास 91 है, एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम 182। अब हम गुना करेंगे, 26 से उधर गुना करेंगे, 26 इकाई 26 के 6 बाकी 2, 26 नमा 2 43, 2 43 और 2, 26 नमा 26 नमा 2 3 4, 2 3 4 और 2 जुड़ जाएगा, तो यानी 2 3 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13 दूनी 26 के 6 बाकी 1, 13 और चलोतल से यानी 13 दूनी 26 6 बाकी 2, 13 और चलोतल से और 2 6 बाकी हो जाएगा 10, 13 और 10 23, यानी हमारा दो संख्याओं का यानी जो ये दोनों मैच हो गया, पहली संख्या पुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ पुणे एलसीएम। अगर ये बराबर हो गया तो आप समझिए आपको 2 नंबर आ गया, क्योंकि यहीं तक आपको बनाना है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है 510 और 92 का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें, और एचसीएफ एलसीएम निकाल के आप इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि आप जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हो वो सही है या गलत। ये सवाल आपको बिहार बोर्ड 2 नंबर का बार-बार पूछता है, तो इस पर भी आप ध्यान से देखो। 510 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 2 दूनी 4 और यहाँ 1 2 पचे 10 0, तो यहाँ 2 पचे 10 255 हो जाएगा, और 5 5 10 दोबारा यानी 3 से लगेगा, 3 ही 8 24, 3 पचे 15। अब ये 5 से लगेंगे, 17 पचे 85। अब ये 17 का भाज्य संख्या है, तो 17 को हम 17 से लगाएंगे, 17 इकाई 17, यानी 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसी प्रकार से यहाँ 92 है, तो 92 का आप गुणनखंड निकालोगे, 2 से लगाओगे,
2 चौक 8, यहाँ बच गया आपको 1, 2 छक 12। फिर 2 से लगाओगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 को आप एक मध्य में लगा दोगे और लिख सकते हो 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23। फिर हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे 92 और 510 का एचसीएफ। तो जो संख्याएं दोनों में मिल रही है वो हमारा एचसीएफ है, तो दोनों में 2 मिल रहा है तो एचसीएफ हमारा 2 आया। फिर लिखेंगे 92 और 510 का एलसीएम। दो जो संख्याएं मिल रही है वो संख्याओं को हम पहले लिख देते हैं। इसमें संख्याएं नहीं मिली 3, नहीं मिली 5, नहीं मिली 17, गुणनखंड में लिखे। ये संख्या यहाँ नहीं मिली 2 और नहीं मिली 23। इन संख्याओं को हम गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुने 17 गुने 23। तो ये संख्या को हम गुना करेंगे। तो हम देख रहे हैं इधर हम जब गुना करेंगे तो 17 छक 2 तल से 102 गुने 23। फिर हम गुना करेंगे 23 गुने 0 0, 23 दूनी 46, 46 का यहाँ 46 हो जाएगा और 23 का 23, यानी गुना करने पर हमें 23,460 प्राप्त हुए। अब हमें जांच करना, तो यहाँ बनाने के ऐसे यहाँ तक बनाने के बाद हमें अब जांच करना है। तो हम यहाँ जांच में लिखेंगे फिर से यही, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। यहाँ से आपके बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे जांच में कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या हमारे पास 510 है, दूसरी संख्या 92 है। एचसीएफ हमारा जो है 2 है और एलसीएम जो हम निकाले हैं 23,460। अब हम गुना करेंगे, यहाँ 510 में हम 92 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं, आसानी से गुना कर सकते हैं। 500 प्लस 10 गुने 92, यानी 92 से हम पहले 5 में गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 5 नंबर 45, 1 46, इस पर जो है 2 जीरो और यहाँ 920, यानी इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा 0, 2, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 4, यानी गुना करने के बाद हमें इतना प्राप्त होता है। अब हम इधर 2 से गुना करेंगे। 0, 2 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी दोनों हमारा फिर से बराबर हो गया। अगर बराबर हो गया तो बच्चों समझो कि 2 नंबर आ गया, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल भी बिहार बोर्ड या तो 2 या 3 में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड पूछते हैं यहाँ से। या तो ये पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर ये पूछ दिया तो इसमें जांच करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी या तो यहाँ से लिया जाएगा सवाल, या तो अभी जो हम बताए क्वेश्चन नंबर 2 वहां से लिया जाएगा। तो इसको भी हम बड़ा आराम से समझते हैं। आइए सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 15 का गुणनखंड करेंगे और 21 का गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। और इसका भी 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 से 5, 5 से 1 हो जाएगा, 3 से 7, 7 से 1 हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हम कर लिए। अब हम 12 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3। 15 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुने 5। फिर हम 21 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुने 7। तो हम फिर बाद में इसे लिखेंगे 12, 15 और
21 का HCF। तो हम बता रहे थे जो HCF तीनों में जो गुणनखंड मिल रहा है 3 3 3 तीनों में, तो यही हमारा HCF। 3 हमारा HCF है। फिर हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का LCM। तो जो HCF है पहले HCF लिख लिए, और जो नहीं है, जैसे दो दो गुणनखंड नहीं है तो दो, यहाँ से दो दो गुणनखंड में लिखे, यहाँ 3 HCF में था लिख चुके हैं, 5 नहीं है तो 5 लिख दिए, फिर 7 नहीं है तो 7 लिख दिए। अब गुना करने की बारी आई। 3 दूनी 6, 6 सते 3 दूनी 6, 6 सते 42, 42 गुनी 10 यानी 420। बस हमें इतना ही करना है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें सिर्फ कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करें। बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारा चीज बड़ा ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 17, 23 और 29 का HCF और LCM गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। 17, 23 और 29। तो बच्चों, ये तीनों जो संख्याएं हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं, किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, ये खुद से विभाजित होंगे 17 से एक बार। और ये जो संख्याएं हैं 23, ये भी अभाज्य हैं, 23 से खुद से लगेंगे, और खुद से लगने के बाद भी ये 23 इकाई 23, और फिर ये 29 खुद अभाज्य संख्या है, 29 इकाई 29। यानी हम लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुने 1, और 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1। हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF। तीनों में गुणनखंड 1 मिल रहा है तो HCF हमारा 1 होगा। फिर लिखेंगे 17, 23 और 29 का LCM। तो LCM में यहाँ 17 गुने 23 और गुने 29 आप गुना करके लिखोगे, यही आपका फाइनल जवाब होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाओगे। यहाँ से ये सवाल जो है, ये सवाल पूछा जाता है। ये सवाल आपका PBI क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कई बार, इसे हम देखें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी मोस्ट PBI है। ये 2 नंबर का यहाँ से पूछने वाला ये क्वेश्चन है। कई बार जो है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम करते हैं। सवाल कहता है HCF 306 और 657, दो संख्याएं 306 और 657 का HCF नो दिया है। यही दोनों संख्याएं 306 और 657 का हमें LCM भी ज्ञात करना है। तो बच्चों, ध्यान से इसको हम समझें। हम लिखेंगे HCF 306, 657 बराबर 9। हमें LCM निकालना, यही संख्या का LCM 306 और 657 का ही ज्ञात करना है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। और हमें अगर LCM पूछा जाए तो LCM बराबर हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुना में है, बराबर किधर करेंगे तो भागा में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला के तहत से हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। LCM 306 और 657 का LCM क्या होगा? तो LCM होगा पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और हमारा HCF हमको इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिए हुए। इसका मात्र सॉल्यूशन करेंगे और आसानी से हमारा आंसर प्राप्त होगा। 9 से अगर हम इसको लगाते हैं तो 9 तिया 27, हमारे पास 3 बचेंगे, 6 9 चौक 36 यानी 34 गुने 657। अब हम इसको गुना करेंगे, 34 गुने 657, तो गुना करके लिखेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 657 हम इस प्रकार से गुना करेंगे, 657
34 को हम ये गुना रफ में कहीं भी पीछे पेज पर कर सकते हैं। हम 34 को 30 + 4 लिख सकते हैं। 30 + 4 बच्चों लिख सकते हैं, आसानी से गुना कर सकते हैं। 3 से गुना करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 बाकी 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7 बाकी 1, 3 छोटे 18, 1 19, एक 0 जोड़ देंगे और फिर 4 से गुना करके इसमें जोड़ेंगे। 4 सचौक 28 के 8 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 बाकी 2, 6 चौक 24 और 2, 24 और 2 हमारा जो है 26। अब इसे हम जोड़ देंगे 8, 3, 7 छो 13 के 3 बाकी 1, 9, 10, 2 12 के 2 बाकी 1 यानी हमारे पास 2। यानी गुना करने के बाद 2, 2, 3, 3, 8 और यही हमारा फाइनल उत्तर है। उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये सवाल मोस्ट भी आई है, कभी भी बिहार बोर्ड में ये सवाल जो है बार-बार पूछे जाते हैं, तो कभी भी आपके 2025 में या 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा गया ये सवाल। सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए आखिर शर्तें क्या है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस प्रकार के कई सवाल आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को भी हम आसान शब्दों में इसे सॉल्व करते हैं और आप समझने का प्रयास करोगे। कहा जाता है हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है। आप जांच करके बताइए कि शून्य पर समाप्त होगी कि शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि शून्य पर समाप्त होने के लिए आखिर शर्तें क्या है। तो लिखेंगे किसी भी, ये पूरा भाषा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे किसी भी संख्या को शून्य पर, ये भाषा का ही नंबर आपको मिलता है तो इसलिए आप भाषा को जरूर लिखोगे। किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होना आवश्यक है। किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना आवश्यक है। या लिख देंगे कि जहां n और m 1, 2, 3 यानी प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से इंफिनिटी है। जहां n और n जो है, जहां n और m जो है वो प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, यानी हम कह सकते हैं ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो अब हम हिसाब को लिखेंगे हमारे पास जो संख्या है, लिखेंगे ये संख्या जो है संख्या 6 के पावर n। तो हम इसको जब देखेंगे तो हम संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 होता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम 2 गुने 3 करेंगे। हम देख पा रहे हैं संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा, वही संख्या सिर्फ शून्य पर समाप्त होगा। तो संख्या 6 के पावर n अंक जो है
इस यानी संख्या 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 यानी 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। तो हम लिखेंगे संख्या 6 की पावर n बराबर 2 गुने 3 के पावर n, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सवाल 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं, आखिर क्यों? तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाज्य संख्या कहते किसको है। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और वैसी संख्या जो एक और अपने वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो एक और अपने आप 4 के अलावा एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित होती है। तो बच्चों इधर हम देखेंगे, इस सवाल को अब बनाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं संख्या हमारे पास 6 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम कॉमन 13 निकाल सकते हैं। ये संख्याएं बन जाएगी 7, 13 कॉमन निकालेंगे तो ये संख्या बन जाएगी 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1। और यहाँ हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5, तो हम 5 कॉमन निकाले तो ये हो गया 7 गुने 6 गुने या 5 निकालिए तो 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर ये संख्या अभाज्य संख्या भी हुआ, ये संख्या अगर अभाज्य भी, अगर ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर ये संख्या अभाज्य भी होगा तो इसके कम से कम 2 गुणनखंड होंगे, एक वो स्वयं और एक और उसका एक अगला गुणनखंड 13 भी होगा। तो इसी प्रकार से ये संख्या 13 का गुणनखंड है, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। और ठीक इसी प्रकार से ये संख्या कुछ भी हो, ये संख्या कुछ भी हो, लेकिन ये संख्या 5 के गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्याएं होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ये संख्याएं 13 एवं 5 के गुणज हैं, अतः ये
भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बच्चों, इस प्रकार के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है आप इनका एलसीएम निकालोगे। इस प्रकार के सवाल आपको घंटी वाले सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक घंटी 24 घंटा में, दूसरी घंटी 48 घंटा में, तीसरी घंटी 30 घंटा में बजता है, तो तीनों घंटी कब बजेगा? तो इस प्रकार के सवाल को आप बनाने में जो है एलसीएम का प्रयोग करोगे। तो इसी प्रकार से सवाल यही कहता है, आप समझोगे ध्यान से। सवाल जो कहता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है वृत्त है, एक वृत्त है और वृत्त पर एक वृत्ताकार भाग है, एक वृत्ताकार भाग है और वृत्ताकार भाग पर दोनों एक बिंदु से, यानी यहां से यहां अगर हम मान लें कि ये रवि है, ये रवि है और इसी बिंदु पर से सोनिया चलती है। अगर हम मान लें ये रवि है और सोनिया भी इसी बिंदु पर चलती है, तो कहा जाता है रवि इसको 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। और अगर सोनिया है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इधर सोनिया है, ये सोनिया है, ये सोनिया है, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को इसी दूरी को तय करने में, यही वृत्ताकार पथ दूरी को तय करने में 18 मिनट लगते हैं। सवाल कहता है पुनः दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे? अगर मान लिया जाए कि ये प्रारंभिक बिंदु है तो रवि सोनिया से तेज चलता है, तो कहा जाता है फिर से ये दोनों एक बिंदु पर कब मिलेंगे? तो ऐसे सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवाल को आप आराम से 12 और 18 का आप एलसीएम निकालोगे। तो 12-18 का एलसीएम आराम से निकाल सकते हो 36, यानी 36 मिनट जो है रवि और सोनिया को फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में समय लगेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास बड़ा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखोगे और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।